आप में से मैक्सिमम लोग हॉस्टल में ज़रूर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के टाइम पे, या फिर जॉब करते टाइम पे, या फिर अगर आपने पढ़ाई के बाद जॉब स्टार्ट की है तो आप फ्लैट में गए होंगे किराए के, और वहाँ फ्लैट में रहना, मकान मालिक की झिकझिक झेलना, ये सब आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब छुट्टियाँ होती हैं या कोई फेस्टिवल आता है और आपको अपने घर जाना पड़ता है। तो जो घर जाने का सुकून, घर जाने की खुशी, और जब आप अपने रूम पे एंटर करते हो तो वो जो सुकून भरी नींद आती है ना, वो फीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता। वो फीलिंग आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं दे सकता, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती, कोई भी करोड़ों का पोर्टफोलियो, कुछ भी वो फीलिंग, वो खुशी, वो खुशबू अपने घर की, अपने रूम की नहीं दे सकता है। गाइस, वैसे तो बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अपना घर खरीदने से अच्छा रेंटिंग है। अगर आप किराए के मकान पर रहते हो तो आप फाइनेंशियली ज़्यादा फ्री रहोगे और ये आपके लिए मच बेटर रहेगा। लेकिन उनसे ये पूछो कि वो सुकून कहाँ से लाओगे, वो खुशबू घर की कहाँ से लाओगे, वो अपनापन कहाँ से लाओगे, वो इमोशन कहाँ से लाओगे। आपने बहुत सारे रेंटिंग और बाइंग के वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रेंटिंग और बाइंग का एक ऐसा कंपैरिजन देने वाला हूँ जिससे आप खुद सोचना कि आपके लिए क्या बेटर है। आपके लिए रेंटिंग बेटर है या आपके लिए घर को खरीदना बेटर है, क्योंकि अपना घर होने का फीलिंग, अपना घर होने का इमोशन ही अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपना खुद का घर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, वैसे तो इसके 3 रीजन है मेनली, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा रीजन है डाउन पेमेंट। देखिए, अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदने वाले हो या आप 50 लाख का घर खरीदने वाले हो तो उसका 20% अमाउंट मिनिमम, क्योंकि बैंक क्या है ना, बैंक आपको 100% का लोन कभी नहीं देता है। बैंक आपको जब भी लोन देगा ना तो वो आपको 70%, 75%, 80%, मैक्सिमम है 80% का आपको वो लोन दे दे। 90%, 100% पे लोन कभी नहीं जाएगा। तो आप समझो कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदने वाले हो तो आपको 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए तो आपको पहले डाउन पेमेंट के लिए चाहिए। अब डाउन पेमेंट को आप अरेंज करना एक अपने आप में बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। और कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि डाउन पेमेंट इकट्ठा करने के लिए वो अपने घर के जेवर भी गिरवी रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो डाउन पेमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 20 लाख 30 लाख रुपए वन शॉट में किसी को देना, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकता है, इमरजेंसी फंड को खत्म कर सकता है, आपकी सेविंग्स को जीरो कर सकता है। इसके बाद गाइस, सेकंड पॉइंट आता है EMI। अब देखिए, अब अगर आपने कोई होम लोन ले लिया, सपोज करिए आपने किसी तरीके से डाउन पेमेंट मैनेज भी कर दिया, यहाँ वहाँ से लेके, दोस्तों से उधार लेके, रिश्तेदारों से उधार लेके, अब बात आती है EMI की। गाइस, 20 साल का कमिटमेंट EMI का बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में अगले 20 साल क्या होने वाला है या आपकी लाइफ आगे कैसे जाने वाली है। जो आपके परमानेंट सोर्सेज हैं इनकम के, वो वैसे ही रहेंगे या फिर वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, वो आप सोचोगे कि मेरी इनकम बढ़ेगी, लेकिन आप श्योरिटी नहीं ले सकते उस चीज की। इसलिए 20 साल की EMI का कमिटमेंट लेना बहुत बड़ी बात है। और गाइस, क्या देखने में लगता है कि यार 50,000 रुपये महीना भरना है, लेकिन आप समझो कि आपको 50,000 रुपए 20 साल तक हर महीने भरना है, यानी कि 240 महीने का कमिटमेंट। गाइस, बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। ये आपको परेशान भी कर सकता है, आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकता है, क्योंकि 20 साल तक पैसा भरना बहुत होता है गाइस। अब तीसरा पॉइंट आता है गाइस मेंटेनेंस का, क्योंकि अगर आप एवरेज कॉस्टिंग देखोगे तो एक घर की मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी टोटल कॉस्ट की 1% होती है। अब तो आप ये भी बोलोगे यार, हम अगर किराए के मकान में रह रहे हैं रेंट करके, तो वहाँ भी हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन गाइस, आप समझो कि जब आप रेंट के मकान पे रहते हो ना, तब आप मेंटेनेंस पे इतना केयर नहीं करते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार घर में कुछ टूट रहा है या कुछ खराब हो रहा है। और मैक्सिमम तो ये भी होता है कि मकान मालिक जो होता है, घर का ओनर, वो मेंटेनेंस कराता है, क्योंकि साल में एक बार मेंटेनेंस कराने का उसका एग्रीमेंट भी होता है। तो किराए के मकान का जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना, वो 0.5% से भी कम होता है। लेकिन खुद के मकान का मेंटेनेंस 1% होता है, जो आपको आपकी EMI के ऊपर पे करना पड़ता है। और ये भी एक बहुत बड़ा खर्च हो जाता है कभी कभी, जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो। गाइज, अब देखो, जब आप घर खरीदते हो ना, तो आपको टोटल अमाउंट का 9 to 10% बैंक को पे करना पड़ता है ईयरली। लेकिन जब आप रेंट पे जाते हो तो वो अमाउंट 4 to 5% पे शिफ्ट हो जाता है। आपके पास 5% का एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, जो आप रेंटिंग और बाइंग के डिफरेंस से बचा सकते हो। अब अगर वो 5% का पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हो और 20 साल तक उसको रेगुलर करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उस लेवल का घर 20 साल बाद वन शॉट में ले पाओगे। लेकिन इस पे होता क्या है, क्योंकि देखो, जब हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं होता है ना, तो हम लोग इम्पल्सिव परचेज करने लगते हैं।
आप ये श्योरिटी नहीं दे सकते हो कि जो आप घर ना खरीद के रेंट पे घर पे 5% पैसा बचा रहे हो ना, उसको आप रेगुलरली म्यूचुअल फंड में या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। गाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है। वो पैसा आपका कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। अब गाइज ये सब सुन के तो आपको ये लग रहा होगा कि घर खरीदना तो बेवकूफ़ी है, और सब लोग सही बोलते कि घर खरीदने से अच्छा तो घर किराए पे लेना चाहिए। लेकिन इसका सेकंड पहलू जरूर समझिए। देखिए, जब आप किराए के मकान पे रहते हैं तो हर साल आपका रेंट तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि मोस्टली एग्रीमेंट में क्या होता है कि 1 साल में 10% या 3 साल में 15% का इंक्रीमेंट तो होता ही होता है। तो ये आपके लिए एक हेडेक हो सकती है कि अगर आपकी मंथली इनकम उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, उस रेगुलरिटी से नहीं बढ़ रही है, तो आपका रेंट तो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि शायद आपका रेंट और आपकी ईएमआई बराबर पे आ जाए। बट ईएमआई में आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि 20 साल तक आपको जो भी ईएमआई पे करनी है वो आपकी रेगुलर रहेगी। आपकी मंथली इनकम अगर घट बढ़ भी रही है तो आपको ये पता होगा कि हाँ, मेरे को हर महीने इतना पेमेंट करना ही करना है, ये बढ़ेगा नहीं। हाँ, अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस आता है तो ये इसमें स्लाइट डिफरेंस होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, और उसको आप अपना टेन्योर बढ़ा के भी मैनेज कर सकते हो। अब गाइज आप देखो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब आप 30 साल के हिसाब से सोचो कि अगर आप 30 साल के हो आज, आप नौकरी कर रहे हो 40,000 की या 50,000 की। अब वो आपकी लाइफ टाइम क्या है ना, जॉब स्टेबल तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप चेंज भी कर सकते हो बीच में, अगर सरकारी नौकरी तो कोई बात नहीं है। अब एक बात आप समझो, जब आप रिटायर हो जाओगे तब तक आपका रेंट कितना बढ़ चुका होगा, या आप जिस लेवल के मकान पे रह रहे हो, क्या आप उस टाइम पे भी वो मकान अपना मैनेज कर पाओगे, उसका हर महीने रेंट देना? नहीं कर पाओगे गाइस, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जैसे जैसे रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि रेंट भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो ये एक टाइम के बाद मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको काम आएगी ईएमआई, कि ईएमआई आपकी एक रेगुलर स्पीड से चलेगी और एक बार में खत्म हो जाएगी, और आपको अपना घर खुद का मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमेशा रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो गाइज स्टार्टिंग में तो रेंट अच्छा लगता है, क्योंकि हमको रेंट में पैसा कम लगता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो ना, तो लॉन्ग टर्म पे जाने पे रेंट कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। और आपकी इनकम सोर्सेज शायद ऐसे हो कि वो बढ़ रहे हो, लेकिन आप इस बात पे कमिटमेंट नहीं कर सकते कि मेरी इनकम आगे चल के बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गाइस इसके बाद बात आती है फैमिली की। देखो, फैमिली एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए आदमी सब कुछ करता है। आप पैसा कमा रहे हो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, तो आपको एक बात और सोचनी पड़ेगी कि चलो आपने सारी एक्सेल शीट तो चार्ट के पढ़ ली, और एक्सेल शीट में आपने ये समझ लिया कि रेंटिंग ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप अपनी फैमिली को क्या दे रहे हो, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? आपके बच्चे को फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना घर नहीं खरीदा है तो आपके बच्चे को फिर वही नौकरी की फिर एक्सेल शीट उठानी पड़ेगी, या रेंटिंग बेटर है कि बाइंग बेटर है, मैं घर खरीदूं कि मैं रेंट पे रहूं। तो गाइस देखो, अपना घर होना अपना घर होता है, वो कोई एक्सेल शीट एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस चीज़ का डिसीजन लो कि आपको रेंट करना है कि आपको बाय करना है, तो आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हो। क्या उन्हें भी वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, या उनके लिए भी एक 20 साल की ईएमआई का हेडेक हमेशा रहेगा? तो मेरी जो सजेशन रहता है वो ऐसा सजेशन है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप घर खरीद सकते हो, आप ईएमआई पे कर सकते हो, तो आप जरूर बाइंग की तरफ जाओ, रेंटिंग की तरफ मत जाओ। क्योंकि रेंटिंग क्या है ना, वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप खत्म करोगे, आपके बच्चे शुरू करेंगे। लेकिन बाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक टाइम बाद तो खत्म ही हो जाएगा। आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, आपकी एक एसेट बन जाएगी, और वो आपके बच्चों के भी काम आएगी। तो गाइज एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने घर को खरीदने की प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। मैंने गाइस इस वीडियो में आपको दोनों पहलू समझाए कि रेंटिंग में क्या होता है, बाइंग में क्या होता है, किसमें क्या कमिटमेंट होता है, किसमें क्या कमिटमेंट नहीं होता है। आई होप अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि आपको अपना घर खरीदना है या आपको रेंट पे रहना है। हाँ, प्लान हमेशा एक से नहीं रहते। हो सकता है कि आज ये प्लान कर रहे हो आप कि आप आज मुझे रेंट पे रहना है, 5 साल बाद आपकी इनकम ऐसी हो जाए कि तब आप प्लान कर सकते हो कि आपको आगे चल के घर खरीदना भी है। तो गाइस इस वीडियो को आप सेव जरूर कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आप इसको देखोगे आपको ये माइंड में ये चीज़ जरूर क्लियर होगी कि मुझे घर कब खरीदना है और मुझे कब तक रेंट पे रहना है। तो गाइस ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, रुपीज विद रोहित। जय हिंद, जय फाइनेंस।